जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब क्लास को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, क्लास को बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर अंत तक जरूर देखें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञान चक्र, बी वीर चक्र, सी धैर्य चक्र और डी महावीर चक्र। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से पुरस्कार से सम्मानित करने किया है। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को हाल ही में अभिनंदन वर्धमान को हाल ही में वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। वर्धमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराने के लिए वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस वीर चक्र पुरस्कार के साथ अन्य पुरस्कारों का भी वितरण किया गया है, तो हम अन्य पुरस्कारों पर नजर डालेंगे और अन्य जो महत्वपूर्ण पुरस्कार का वितरण हुआ है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शौर्य पुरस्कार में। तो शहीद मेजर विभूति शंकर डोंडलिया को 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के शहीद लांस नायक संदीप सिंह को, पंजाब रेजिमेंट के शहीद सिपाही ब्रजेश कुमार को, शहीद सिपाही हरी सिंह को, जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद सब इंस्पेक्टर इमरान हुसैन को, जम्मू कश्मीर एसपीओ शहीद आशिक हुसैन मलिक को और शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मरणोपरांत शौर्य चक्र किन किन को, कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को। 7 के नाम आप याद रखें। आगे देखें तो कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो कीर्ति चक्र किसको दिया गया है दोस्तों? प्रकाश जाधव को। आगे देखें तो पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त, जो कि इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, दक्षिणी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल अनिल चावला को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों परम विशिष्ट सेवा पदक से कितने? 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। याद रखें, अनिल चौहान, अगले हरपाल सिंह और तीसरे अनिल चावला को। देखते हैं अगला और आखिरी दोस्तों। तो वहीं पूर्वी वायु कमांडर एयर मार्शल दिलीप पटनायक को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो दिलीप पटनायक को अति विशिष्ट सेवा पदक से, दोस्तों विशिष्ट सेवा पदक से 3 लोग, अनिल चौहान, हरपाल सिंह और अनिल चावला। साथ ही याद रखें दोस्तों, जो प्रकाश जाधव हैं इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है और 7 लोगों को कुल मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जियोफ एलार्डिस, बी राहुल द्रविड़, सी कपिल देव और डी मनु साहनी। तो दोस्तों याद रखें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ जियोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नया तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि यह पहले से भी इसी पद पर थे, लेकिन यह परमानेंट नहीं थे, अब परमानेंट है। दोस्तों जियोफ एलार्डिस पिछले 8 महीनों से भी ज्यादा समय से अंतरिम सीईओ के पद पर कार्यरत थे। हालिया T20 वर्ल्ड कप के शानदार आयोजन में एलार्डिस की अहम भूमिका रही थी, जिसके चलते उनकी स्थायी नियुक्ति कर दी गई है। एलार्डिस 8 सालों तक आईसीसी क्रिकेट के महाप्रबंधक रहे हैं। नजर डालें दोस्तों, आईसीसी मतलब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ, जो कि पूरे विश्व के क्रिकेट मैचेस को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है, दुबई यूएई में स्थित है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। साथ ही सीईओ कौन बन गए हैं दोस्तों? तो याद रखें, जियोफ एलार्डिस। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी मणिपुर। तो दोस्तों याद रखें, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मणिपुर राज्य में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है। दोस्तों केंद्रीय गृह मामले और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मणिपुर राज्य में इम्फाल ईस्ट के सिटी कन्वेंशन सेंटर में तामेंगलोंग जिले के लोआंग काओ गांव में रानी गाई दिनलियो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है। दोस्तों नाम याद रखें, इस
म्यूजियम का नाम क्या दिया गया है? तो रानी गाई दिन्लियो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम। दोस्तों यह लोआंगकाओ गांव स्वतंत्रता सेनानी रानी गैदनिलियू का जन्म स्थान है। साथ ही इस म्यूजियम का नाम उनके नाम पर ही रखने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों याद रखें इसका नाम बहुत अच्छे से कि रानी गाई दिन्लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम कहाँ स्थापना हुई है? तो मणिपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। और किसके द्वारा रखी गई है? तो केंद्रीय गृह मामले के मंत्री या सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आगे उसके पहले दोस्तों मणिपुर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर मणिपुर की यह स्थिति है, जिसकी अगर सीमाएं देखें तो असम, यहाँ पर ये असम है, इसके पश्चिम साइड में असम है, उत्तर में नागालैंड है, यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण में तो मिजोरम और थोड़ा सा म्यांमार, और पूर्व में तो पूरा म्यांमार से कवर ही है। तो आप मणिपुर को ऐसे समझ सकते हैं। मणिपुर के बारे में अगर हम ऑल डिटेल्स देखें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर के राज्यपाल वर्तमान में डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला तथा मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बिरेन सिंह हैं, जिन्हें एन बिरेन सिंह भी बोलते हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य आपको बताया असम, नागालैंड, मिजोरम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से। अगर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत अच्छे से याद रखें, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहां स्थित है? मणिपुर में। सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, खोंग जिंगबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यांगू कोपी लोचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ के अगर हम दर्रे देखें तो तुजू दर्रा है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है और म्यांमार से भारत को जोड़ता है। तुजू दर्रा बहुत अच्छे से याद रखें, कहाँ? मणिपुर में स्थित है, म्यांमार से भारत को जोड़ता है। झील देखें तो लोकटक झील है, यहाँ की प्रमुख झील है। लोकटक झील पर ही केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। याद रखें दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखें तो मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में फेएंग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बन गया है। मतलब भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव कौन सा है? तो आपको याद रखना है फेएंग गांव कहां स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें मणिपुर से रिलेटेड, तो 11 नवंबर 2018 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील पर पूर्वोत्तर के पहले फ्लोटिंग वाटर हैंडलूम हट्स का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों याद रखें, पूर्वोत्तर के पहले फ्लोटिंग वाटर हैंडलूम हट्स का उद्घाटन किस राज्य में? तो मणिपुर में। झील का नाम क्या है? तो लोकटक झील पर किया गया। और कब किया गया? तो 11 नवंबर 2018 को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस संस्थान को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी जेएनयू यूनिवर्सिटी, सी मानव रचना शैक्षणिक संस्थान और डी रोहतक यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में पिछले 25 वर्षों से देश की खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से संस्थान को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। यह भारत सरकार का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला विश्वविद्यालय जिसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम भी मानव रचना शैक्षणिक संस्थान होगा, क्योंकि यह एकमात्र है अभी। इसके अलावा अभिषेक वर्मा को सर्वोत्तम शूटर होने के लिए विशिष्ट अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये लाइनों को बहुत अच्छे से नोट कर लें और जब पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए तो उसको बहुत अच्छे से सेव कर लें कि अर्जुन पुरस्कार 2021 में किसे मिला? तो अभिषेक वर्मा को सर्वोत्तम शूटर होने के नाते। और दोस्तों और खेल निदेशक मानव रचना शैक्षिक संस्थान के श्री सरकार तलवार को भी खेल में उत्कृष्ट कोचों के लिए बहुप्रतीक्षित द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी के लिए 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार सदैव कोच के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, सीबीएसई बोर्ड और किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रायोगिक शिक्षा पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? आपके ऑप्शंस है, ए शिक्षा मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय और डी जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, सीबीएसई बोर्ड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रायोगिक शिक्षा पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है।
दोस्तों इस कार्यक्रम के लिए कुल 650 शिक्षकों ने आवेदन किया है। 650 शिक्षकों में से 350 का चयन डिजिटल साक्षरता के मानदंड, नई शिक्षा सीखने की उनकी प्रेरणा के आधार पर किया गया है। यह कार्यक्रम 20 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था तथा यह 6 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है और इसमें शिक्षक की समझ पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल वेबिनार के साथ समर्पित 4 मॉड्यूल शामिल हैं। तो दोस्तों याद रखें, इसमें से अभी कितने शिक्षकों का चुनाव हुआ है? 650 में 350 का। और किस किस का है? तो सीबीएसई बोर्ड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का यह संयुक्त रूप से प्रायोगिक शिक्षा पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाज सेवी संस्था को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम, बी कथा, सी गूंज और डी सार्थक। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में प्रथम, जो कि एक समाज सेवी संस्था है, इसको 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था प्रथम को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों इंदिरा गांधी स्मारक न्यास ने कहा कि भारत और दुनिया भर में कमजोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के प्रति समर्पित होने के लिए इस संस्था को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस संस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुक्मणी बनर्जी हैं। इनके नेतृत्व में संगठन ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए जो कि प्रथम एक समाज सेवी संस्था है, इसकी सीईओ कौन है? तो रुक्मणी बनर्जी। अब देखेंगे हम पुरस्कार की तरफ। पुरस्कार कौन सा है? इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही इस पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई थी दोस्तों। और याद रखें इस पुरस्कार के लिए 2021 में किसे चुना गया है? तो समाज सेवी संस्था प्रथम को चुना गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अब तीसरी बार जीत लिया है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी दिल्ली और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है। तमिलनाडु का यह ओवरऑल तीसरा खिताब है। इस टूर्नामेंट के पदार्पण सीजन 2006-2007। दोस्तों याद रखें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई है? तो 2006-07 में हुई है। बहुत अच्छे से याद रखें। तो पदार्पण सीजन का खिताब तमिलनाडु ने ही जीता था। वैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु की टीम लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी। 2019-20 के सीजन में कर्नाटक ने फाइनल में तमिलनाडु को मात दी थी। वहीं पिछले सीजन में बड़ौदा को हरा तमिलनाडु की टीम चैंपियन बनी थी। तो याद रखें दोस्तों लगातार 2020, 21 और 21-22 का जो सेशन है वह तमिलनाडु ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। बहुत अच्छे से याद रखें। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2006-07 में होती है और तमिलनाडु इसको 3 बार जीत चुकी है। जबकि इसका एक पदार्पण मतलब 2006-07 वाला, 2019-20 में तो हारे थे, 2020-21 और 21-22 वाले यह 3 सीजन जीते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है ए आईएनएस इम्फाल, बी आईएनएस कोलकाता, सी आईएनएस विक्रांत और डी आईएनएस विशाखापत्तनम। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में आईएनएस विशाखापत्तनम को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों आईएनएस विशाखापत्तनम एक P-15B स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। यह स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। यह विध्वंसक वॉरशिप पूरी तरह से स्वदेशी है। इस वॉरशिप के निर्माण की शुरुआत साल 2013 के अक्टूबर महीने में हुई थी। इस युद्धपोत का वजन 7400 टन बताया गया है। इस युद्धपोत की कुल लंबाई 7 डिब्बों ट्रेन के 7 डिब्बों की लंबाई के बराबर है, यानी 535 फीट है। दोस्तों याद रखें इसका निर्माण कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण हुआ है। और इसके निर्माण में किसने डिजाइन तैयार किया है? तो नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्यों की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार और उत्तर प्रदेश,
बी पंजाब और दिल्ली, सी कर्नाटक और असम, और डी असम और तेलंगाना। तो दोस्तों याद रखें, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है। दोस्तों IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश 8.11, तेलंगाना 8.10, असम 7.89 और केरल 7.53 और सिक्किम 7.18 शीर्ष 5 राज्यों के रूप में उभरे। बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस का सबसे कम स्कोर के कारण संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF के सर्वेक्षण का उद्देश्य स्मार्ट पुलिसिंग पहल के प्रभाव के प्रति नागरिकों की धारणाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना था। इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, सिविल सेवकों, शिक्षाविदों और वकीलों सहित प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा की गई है। दोस्तों याद रखें, टॉप पर कौन है इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में टॉप पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश, सेकंड तेलंगाना। आगे हम इसकी पूरी लिस्ट ही देख लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट पर देखेंगे आंध्र प्रदेश, सेकंड तेलंगाना, थर्ड असम, फोर्थ केरल, फिफ्थ सिक्किम, सिक्स्थ मिजोरम, सेवेंथ गुजरात, एट्थ उड़ीसा, नाइन्थ हिमाचल प्रदेश, 10th पुदुचेरी, 11th गोवा, देन दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, हरियाणा, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब नीचे के बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। नीचे के 5 देखें अगर तो आपसे सबसे नीचे उत्तर प्रदेश, उसके ऊपर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ऊपर पंजाब और नागालैंड। दोस्तों सॉरी, उत्तर प्रदेश के नीचे बिहार। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब सबसे लोअर हैं। और सबसे ऊपर कौन है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम। यह दोनों बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन द्वारा ABU के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है A विश्व बैंक, B बैंक ऑफ इंडिया, C यूनेस्को और D मूडीज। तो दोस्तों याद रखें, यूनेस्को द्वारा ABU के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं। दोस्तों यूनेस्को संगठन द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत एक पुरस्कार जीता है, जबकि ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स इन ने प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में एक और पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों भारत के 2 को पुरस्कार दिया गया है, बहुत अच्छे से याद रखें आप। सबसे पहले किसको, दूरदर्शन को, कौन सा, तो लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी, और दूसरा ऑल इंडिया रेडियो को कौन सा दिया गया है, तो प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है। नजर डालें यूनेस्को की तरफ, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसके वर्तमान में प्रमुख आंद्रे अजोले तथा स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, यह ध्यान रखें। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें, अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।